जीवन का असल बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सुनने में ये सवाल बहुत सीधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें विज्ञान, चिकित्सा और नैतिकता की कुछ सबसे गहरी बहसों तक ले जाता है। आज हम कोशिका की इसी अविश्वसनीय दुनिया में उतर रहे हैं, जीवन की सबसे छोटी इकाई से लेकर हमारे समय के कुछ सबसे बड़े नैतिक सवालों तक। तो असल में एक कोशिका है क्या? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी घर की एक ईंट। हर जीवित चीज, चाहे वो एक छोटा सा अमीबा हो या एक विशाल बरगद का पेड़, इन्हीं छोटी छोटी कमाल की संरचनाओं से बनी है। ये जीव विज्ञान के बिल्कुल दिल में है, एकदम उसके केंद्र में। लेकिन हम इस मौलिक इकाई के बारे में जान कैसे पाएं? देखिए, हमारी कहानी कई सदियों पहले शुरू होती है, जब कुछ बहुत ही जिज्ञासु दिमागों ने पहली बार जीवन के इस अदृश्य ताने बाने में झांकना शुरू किया था। देखिए, ये ज्ञान हमें कोई रातों रात नहीं मिला। सब कुछ शुरू हुआ 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से कॉर्क का एक टुकड़ा देखा और उन्हें छोटे छोटे बक्से जैसे दिखे, जिन्हें उन्होंने कोशिका नाम दिया। फिर करीब 200 साल बाद श्लाइडन ने कहा कि भाई सभी पौधे कोशिकाओं से बने हैं, और उसके ठीक अगले साल श्वान ने यही बात जानवरों के लिए भी साबित कर दी। और फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कहानी का वो आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा जोड़ा कि कोशिकाएं कहीं से भी बस पैदा नहीं हो जाती, वे हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। और इन सभी खोजों को जब एक साथ जोड़ा गया तो बना कोशिका सिद्धांत, जो आज आधुनिक जीव विज्ञान के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा आइडिया है कि जीवन कोशिकाओं से आता है और सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से ही बनी हैं। ये वो विचार है जो प्रकृति की हर चीज को एक धागे में पिरोता है। लेकिन क्या होगा अगर सारी कोशिकाएं एक जैसी ना हो? सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी मास्टर कोशिका हो जिसमें कुछ भी बन जाने की जबरदस्त क्षमता हो? खैर, वैज्ञानिकों ने ठीक यही चीज खोज निकाली। इनका नाम है प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं। आप इन्हें शरीर की मास्टर चाबियां समझ सकते हैं। देखिए, हमारे शरीर की बाकी कोशिकाओं का एक तय काम होता है, जैसे त्वचा कोशिका या तंत्रिका कोशिका। लेकिन ये स्टेम कोशिकाएं एक कोरे कागज की तरह हैं। ये शरीर की लगभग किसी भी तरह की कोशिका में बदल सकती हैं और अपनी अनगिनत कॉपीज भी बना सकती हैं। और यहीं पर विज्ञान किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगने लगता है। इन मास्टर कोशिकाओं के साथ हम डायबिटीज को ठीक करने के लिए नई इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं बनाने की कल्पना कर सकते हैं। पार्किंसंस रोग में खराब हो चुके दिमाग के हिस्सों को बदल सकते हैं, या फिर दिल के दौरे के बाद हृदय की मांसपेशियों की मरम्मत कर सकते हैं। मतलब इनकी क्षमता सच में हैरान कर देने वाली है। लेकिन इस अविश्वसनीय वादे के साथ एक गहरा नैतिक संघर्ष भी जुड़ा हुआ था। इस अपार शक्ति ने हमें एक बहुत ही मुश्किल नैतिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। तो सवाल यह था कि इन चमत्कारी कोशिकाओं का स्रोत क्या था? वैज्ञानिकों को उन्हें कहीं से तो हासिल करना था, और बस यहीं से सारी बहस शुरू हुई। इन भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं को पाने की प्रक्रिया सीधी है, लेकिन नैतिक रूप से बहुत पेचीदा। ये एक ब्लास्टोसिस से शुरू होती है, जो एक बहुत ही शुरुआती चरण का भ्रूण होता है। मतलब बस कुछ 100 कोशिकाओं का एक गोला। वैज्ञानिक इसके अंदर के हिस्से को निकालते हैं जहां ये कीमती स्टेम कोशिकाएं होती हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, इस प्रक्रिया में वो भ्रूण नष्ट हो जाता है। और यहीं से असली नैतिक दुविधा पैदा होती है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि एक भ्रूण गर्भाधान के पल से ही एक इंसान है, जिसके अपने अधिकार हैं। इस नजरिए से देखें तो एक भ्रूण को नष्ट करना, भले ही वो जीवन बचाने वाले इलाज के लिए क्यों ना हो, नैतिक रूप से गलत है। यह विश्वास इस पूरी बहस के केंद्र में है। तो विज्ञान इस नैतिक दुविधा में एक तरह से फंस गया था। एक तरफ थी जीवन बदलने की जबरदस्त क्षमता, और दूसरी तरफ थे गहरे नैतिक सवाल। तो क्या कोई तीसरा रास्ता हो सकता था? इस चुनौती का सामना करते हुए रिसर्चर्स ने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने एक बिल्कुल अलग तरीका खोजना शुरू किया। एक ऐसा तरीका जो उन्हें भ्रूण का इस्तेमाल किए बिना ही स्टेम कोशिकाओं की शक्ति का इस्तेमाल करने दे। उन्होंने सचमुच जीवन के कोड को ही फिर से लिखने की कोशिश की। और इसी कोशिश से एक अविश्वसनीय सफलता मिली। प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं या आईपीसीज। यहां का आइडिया क्रांतिकारी था। भ्रूण का उपयोग करने के बजाय वैज्ञानिक किसी वयस्क की एक साधारण कोशिका, जैसे कि त्वचा की कोशिका, लेकर उसे रीप्रोग्राम कर सकते थे। यानी उसे समय में पीछे ले जाकर वापस एक स्टेम सेल जैसी स्थिति में बदल सकते थे। तो यहां मुख्य अंतर एकदम साफ है। एक तरफ हैं भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं, जो भ्रूण से मिलती हैं एक ऐसी प्रक्रिया से जिसमें भ्रूण नष्ट हो जाता है और जो नैतिक रूप से बहुत विवादास्पद हैं।
और दूसरी तरफ हैं iPSCs, जो एक वयस्क की त्वचा कोशिका से बनती है रीप्रोग्रामिंग के जरिए और जिन्हें नैतिक रूप से समस्या रहित माना जाता है क्योंकि इसमें कोई भ्रूण शामिल ही नहीं है। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे विज्ञान ने एक आदर्श समाधान खोज लिया हो। लेकिन जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, एक समस्या का समाधान कई बार नए और ऐसे सवाल खड़े कर देता है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। तो कहानी यहां खत्म नहीं हुई। iPSCs ने भ्रूण वाली दुविधा तो हल कर दी, लेकिन उन्होंने जटिल नैतिक सवालों का एक बिल्कुल नया अध्याय खोल दिया, जिन्हें डाउनस्ट्रीम सवाल कहा जाता है। मतलब इन कोशिकाओं के साथ हम जो कुछ भी कर सकते हैं, उसने हमारी सोच से भी ज्यादा पेचीदा सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल गोपनीयता का। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की त्वचा की कोशिका को iPSCs में बदला जाता है और फिर उनके पूरे जीनोम का सीक्वेंस किया जाता है, तो उस डेटा का क्या होता है? ये किसी की सबसे निजी जानकारी है जो भविष्य की बीमारियों के बारे में भी बता सकती है। इसकी सुरक्षा कौन करेगा और क्या इसे कभी दोबारा उस व्यक्ति की पहचान से जोड़ा जा सकता है? अगला सवाल और भी ज्यादा पेचीदा है। इन कोशिकाओं के काम करने के तरीके का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिकों को अक्सर उन्हें जानवरों में इंजेक्ट करना पड़ता है, जिससे मानव पशु काइमेरा बनता है, यानी ऐसे जीव जिनमें दो अलग अलग प्रजातियों की कोशिकाएं होती हैं। जैसे मानव मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक चूहे के दिमाग में डालना। जब हम प्रजातियों के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू करते हैं, तो ये हमें नैतिक रूप से कहाँ ले जाता है? और अंत में सवाल आता है स्वामित्व और मुनाफे का। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी त्वचा की एक कोशिका दान करता है और उससे कोई दवा कंपनी अरबों डॉलर का इलाज विकसित कर लेती है। क्या उस व्यक्ति को उस मुनाफे का कोई हिस्सा मिलना चाहिए? किसी की जैविक सामग्री का मालिक आखिर होता कौन है जब वो एक व्यावसायिक उत्पाद बन जाती है? ये सारे सवाल हमें आज के दौर में ले आते हैं, जहां हम कोशिका के बारे में पहले से कहीं ज्यादा जानते हैं, लेकिन साथ ही पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल सवालों का सामना भी कर रहे हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कोशिका की कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची वैज्ञानिक प्रगति हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलती। ये सिर्फ जवाब खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सीखने के बारे में है कि कैसे बेहतर, ज्यादा गहरे और कभी-कभी ज्यादा असहज सवाल पूछे जाएं। तो हम इस एक अंतिम विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जैसे जैसे विज्ञान हमें जीवन के इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को फिर से लिखने की शक्ति दे रहा है, यह हम पर एक समाज के तौर पर यह तय करने की जिम्मेदारी भी डालता है कि नियम क्या होने चाहिए। यह सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए एक सवाल नहीं है, यह हम सभी के लिए एक सवाल है।